Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ यूट्यूब पर जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इतिहास और कला का मतलब एक अद्भुत संगम है। हम एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब इन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट के दूसरे अध्याय सिंधु घाटी की कलाओं की गहराइयों में उतरेंगे। और इसे सिर्फ किताबी चर्चा तक सीमित नहीं रखेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर एनसीईआरटी का यह अध्याय तो है ही, साथ ही हम 2013 के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एक वास्तविक प्रश्न को भी देखेंगे। अच्छा, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे यूपीएससी किस नजरिए से देखता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला की बारीकियों को समझना, उसके पीछे छिपे सामाजिक आर्थिक संकेतों को पकड़ना और ये देखना कि इस ज्ञान को परीक्षा में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस पुरातात्विक खजाने को मिलकर खंगालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा संदर्भ सेट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4500 साल पहले की, यानी ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध की। हाँ, ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने कला के कई रूप छोड़े हैं। मूर्तियां, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, खूबसूरत आभूषण और बहुत कुछ। जब मैं इन कलाकृतियों की तस्वीरें देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि उस जमाने में भी कलाकारों की कल्पनाशीलता और उनका हुनर कितना परिष्कृत था। आपने परिष्कृत शब्द का इस्तेमाल किया और यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह कला किसी आदिम या मतलब ग्रामीण समाज की देन नहीं है। यह एक ऐसी सभ्यता की कला है जिसके पास दुनिया के सबसे पहले सुनियोजित शहर थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हाँ, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इन शहरों में ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, पक्की ईंटों के घर, बाजार, गोदाम और एक बहुत ही क्या कहते हैं एडवांस्ड जल निकासी प्रणाली थी। और भारत में भी तो इसके कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। बिल्कुल, जैसे गुजरात में लोथल और धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी और राजस्थान में कालीबंगा। तो इसका मतलब है कि जब हम सिंधु घाटी की कला का विश्लेषण करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक हाईली अर्बनाइज्ड और संगठित समाज की पृष्ठभूमि में पनपी थी। एकदम सही। यूपीएससी अक्सर कला को उसके सामाजिक आर्थिक संदर्भ से जोड़कर सवाल पूछता है। इसलिए ये जानना कि ये कला एक शहरी सभ्यता की है अपने आप में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। चलिए तो कलाकृतियों पर आते हैं। पत्थर की मूर्तियों से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में 2 का जिक्र है जो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, हालांकि पत्थर की मूर्तियां बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं, पर जो मिली हैं वो कमाल की हैं। एक तो लाल बलुआ पत्थर का वो पुरुष धड़ है जिसमें सिर और हाथ जोड़ने के लिए सॉकेट होल्स बने। और उसकी जो शारीरिक रचना है वो कितनी यथार्थवादी है। वो मांसल पेट का चित्रण बहुत सजीव लगता है। और दूसरी है वो दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष प्रतिमा, जिसे पुजारी राजा या प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। हाँ, जो सेल खड़ी यानी स्टिएटाइट से बनी है। उन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई है जिस पर वो तिपतिया पैटर्न है। और आंखें लंबी और आधी बंद हैं जैसे वो ध्यान में हों। सही। इस मूर्ति में प्रतीकात्मकता और यथार्थवाद दोनों का मिश्रण है। ये उस समाज में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या शायद किसी धार्मिक प्रमुख का संकेत देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? कि एनसीईआरटी के स्रोत में कहीं भी बड़े महलों या मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जैसा कि मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं में मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे श्रोताओं को याद रखना चाहिए। पुजारी राजा तो हैं, पर उनके लिए कोई विशाल मंदिर या महल का साक्ष्य नहीं है। पत्थर की मूर्तियां तो कमाल हैं, लेकिन सिंधु घाटी के कलाकार एक और माध्यम में माहिर थे जो उस समय के लिए बहुत हाईटेक था। आप कांसे की बात कर रहे हैं? हाँ, कांस्य ढलाई यानी ब्रॉन्ज कास्टिंग। उसमें वे निपुण थे और वे इसके लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसे हिंदी में मोमलोपी विधि भी कहते हैं। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है? जरूर। इसमें कलाकार पहले मोम की एक मूर्ति बनाता है, फिर उस पर गीली मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर उसे सुखा लेता है। एक सांचा जैसा बन जाता होगा। हाँ, एक मजबूत सांचा।
फिर उसे गर्म किया जाता है, जिससे अंदर का सारा मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर आ जाता है। और अंदर एक खोखला सांचा बचता है। फिर उसी छेद से पिघली हुई धातु यानी कांसा अंदर भर दिया जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है, तब मिट्टी के सांचे को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल लिया जाता है। वाह, ये तो वाकई में एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती लड़की या डांसिंग गर्ल की प्रतिमा है। बिल्कुल। भले ये सिर्फ 4 इंच की है, लेकिन इसमें जो भाव और आत्मविश्वास है वो असाधारण है। उसकी मुद्रा में एक तरह की सहजता और शान है। बाईं बांह लगभग कंधे तक चूड़ियों से ढकी है और दाहिना हाथ कमर पर है। सही। डांसिंग गर्ल सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये उस समाज का एक दस्तावेज है। ये हमें बताती है कि उस समाज में नृत्य और संगीत जैसी कलाओं का स्थान था। और ये धातु विज्ञान में उनकी महारत का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। जब आप उस छोटी सी मूर्ति को देखते हैं तो उसके आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये उस समय के जीवन की एक झलक है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लॉस्ट वैक्स तकनीक आज 4,500 साल बाद भी भारत के कई हिस्सों में जीवित है। हाँ, खासकर बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में ढोकरा कला के रूप में। से बड़ी विशेषताओं में से एक को दर्शाता है निरंतरता। ये संभव है कि यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा और आज भी जीवित है। पत्थर और कांस्य जैसी महंगी चीजों के बाद अब उस माध्यम पर आते हैं जो शायद आम लोगों के जीवन से ज्यादा जुड़ा था, टेराकोटा, यानी पकी हुई मिट्टी। हाँ, एनसीईआरटी की किताब कहती है कि टेराकोटा में बनी मानव आकृतियां पत्थर या कांस्य की तुलना में थोड़ी अपरिष्कृत या क्रूड हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि टेराकोटा बनाना आसान और सस्ता था। यह शायद आम लोगों की कला थी जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, इसलिए उसमें वैसी बारीकी नहीं मिलती। लेकिन गुजरात और कालीबंगा में मिली मूर्तियां तो ज्यादा यथार्थवादी हैं। हाँ, उनमें थोड़ा ज्यादा यथार्थवाद है। और इन टेराकोटा मूर्तियों में सबसे ज्यादा संख्या तो मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की आकृतियों की है ना? बिल्कुल। पूरे सिंधु क्षेत्र में मातृ देवी की इन मूर्तियों का मिलना इस बात का मजबूत संकेत है कि उनके समाज में मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा का बहुत महत्व था। उनकी एक खास पहचान है, वो पंखे के आकार का शिरोवस्त्र और शरीर पर भारी गहने। सही पकड़ा। ये उनके धार्मिक विश्वासों में झांकने का एक सीधा रास्ता है। ये दिखाता है कि वे प्रकृति की सृजन शक्ति की पूजा करते थे, जो एक कृषि प्रधान समाज के लिए बहुत स्वाभाविक है। मातृदेवी के अलावा हमें दाढ़ी वाले पुरुषों की कुछ मूर्तियां और बच्चों के खेलने के लिए खिलौना गाड़ियां, सीटियां और जानवरों की आकृतियां भी मिली हैं। हाँ, और मातृ देवी के साथ साथ इन पुरुष आकृतियों का मिलना भी महत्वपूर्ण है। ये इस संभावना की ओर इशारा करता है कि वे सिर्फ देवियों की ही नहीं बल्कि देवताओं की भी पूजा करते थे। अच्छा। और ये छोटा सा बिंदु हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है जिसे यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमने जो कुछ भी अब तक चर्चा की है, चलिए उसे एक वास्तविक परीक्षा के प्रश्न पर लागू करके देखते हैं। हाँ, ये एक लिटमस टेस्ट जैसा होगा। 2013 के यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की क्या विशेषताएं हैं? और इसके 3 कथन थे। पहला, उनके पास बड़े महल और मंदिर थे। वे पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे। और तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए पहले कथन से शुरू करते हैं। उनके पास बड़े महल और मंदिर थे। हमने चर्चा की थी कि उनके शहर बहुत सुनियोजित थे, लेकिन बड़े महलों और मंदिरों का तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। नहीं, जैसा कि हमने पुजारी राजा की मूर्ति के संदर्भ में बात की थी, सिंधु घाटी में मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के जिगुरत जैसे कोई विशाल स्मारक या मंदिर नहीं मिले हैं। तो पहला कथन गलत है। हाँ। अब दूसरा कथन, वे पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे। हमने अभी अभी टेराकोटा की मातृ देवी यानी महिला देवता और पत्थर की पुजारी राजा जैसी पुरुष आकृतियों की बात की, तो ये कथन तो बिल्कुल सही लगता है। एकदम सही। हमारे पास दोनों तरह की पूजा के पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक है, अब तीसरा कथन, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे। घोड़ों और रथों का तो हमारी चर्चा में कहीं जिक्र ही नहीं आया। सही। मुहरों पर भी बैल, गेंडा, बाघ जैसे जानवर हैं, लेकिन घोड़ा नहीं। घोड़े और रथ का संबंध तो बाद में आने वाले आर्यों से जोड़ा जाता है। तो ये कथन भी निश्चित रूप से गलत है। तो इस विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? कि केवल दूसरा कथन सही है। बिल्कुल।
ये उदाहरण दिखाता है कि यूपीएससी आपसे एनसीईआरटी के तथ्यों को रटने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि उन तथ्यों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता को परखता है। ये वाकई में एक बेहतरीन अभ्यास था। अब चलिए उन छोटी छोटी कलाकृतियों पर आते हैं जिनमें शायद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं, यानी उनकी मोहरें। हाँ, हजारों की संख्या में मिली ये मोहरें, जो ज्यादातर सेल खड़ी यानी स्टियाटाइट से बनी हैं, सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं। ये आमतौर पर चौकोर होती थी और इन पर दो चीजें होती थीं, जानवरों की आकृतियां और एक लिपि। हाँ, एक चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखावट। और इन जानवरों की आकृतियां तो अद्भुत हैं। सबसे आम आकृति एक सींग वाले बैल की है, जिसे कई लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। उसके अलावा कोबड़ वाला बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंसा, सब कुछ बहुत ही सजीव तरीके से उकेरा गया है। लेकिन इन मोहरों का उद्देश्य क्या था? व्यापार के लिए इस्तेमाल होती होंगी। हाँ, सबसे प्रमुख उद्देश्य शायद व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा था। व्यापारी सामान के बोरों या बर्तनों पर अपनी मोहर की छाप लगा देते होंगे, ताकि पता चले कि सामान किसका है। एक तरह से पहचान के लिए। हाँ, पहचान के लिए। कुछ मोहरों में छेद भी मिले हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ताबीज की तरह गले में भी पहना जाता हो। और उस लिपि का क्या, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका? ये तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, ये लिपि उनकी भाषा और संचार प्रणाली का प्रमाण है। अगर हम इसे समझने में कामयाब हो गए, तो इस सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। मोहरें तो एक तरह से उनकी आधिकारिक कहानी बताती हैं, लेकिन आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन की कहानी शायद उनके मिट्टी के बर्तनों में छिपी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पुरातत्वविदों के लिए मिट्टी के बर्तन सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होते हैं। सिंधु घाटी में हमें दो तरह के बर्तन मिलते हैं, एक तो सादे और दूसरे चित्रित। मैंने लाल और काले मृद भांड या रेड एंड ब्लैक वेयर के बारे में पढ़ा है। ये क्या है? ये उनकी चित्रित बर्तनों की खास शैली है। इसमें बर्तन का आधार लाल रंग का होता है और उस पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे ज्यामितीय पैटर्न या जानवरों के चित्र। हाँ, दोनों। और इन बर्तनों का बड़े पैमाने पर मानकीकृत उत्पादन ये बताता है कि ये एक संगठित उद्योग था और समाज में कुम्हारों जैसे विशेषज्ञ कारीगर मौजूद थे। मुझे कुछ छिद्रित बर्तनों की तस्वीरें भी याद हैं, जिनमें बहुत सारे छेद होते हैं। उनका क्या उपयोग रहा होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि उनका उपयोग शायद तरल पदार्थ जैसे कि कोई पेय को छानने के लिए किया जाता होगा। तो एक साधारण सा बर्तन हमें उनके खान पान की आदतों तक के बारे में सुराग दे सकता है। बिल्कुल। और हमारी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं आभूषण। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग सजने संवरने के काफी शौकीन थे। बहुत ज्यादा। और ये शौक पुरुषों और महिलाओं दोनों में था। वे कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी, रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक हर चीज से बने गहने पहनते थे। हरियाणा के फरमाना में कब्रिस्तान मिला है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था। ये किस बात का संकेत देता है? यह उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की ओर इशारा करता है। वे शायद मानते थे कि जीवन के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आभूषणों का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है व्यापार। व्यापार? वो कैसे? कई रत्न जैसे कि नीले रंग का लैपिस लजूली भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिलता। यह अफगानिस्तान से लाया जाता था। अच्छा। यह सिंधु घाटी के लोगों के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का एक ठोस सबूत है। उनके गहने सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक पहुंच को भी दर्शाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सिंधु घाटी की कला सिर्फ सजावट की चीज नहीं थी। यह उनके जीवन, उनके विश्वासों, उनके समाज और उनकी अर्थव्यवस्था का एक जीवंत प्रतिबिंब थी। हर कलाकृति एक कहानी कहती है। हाँ, डांसिंग गर्ल की ऊर्जा से लेकर मोहरों के रहस्य तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी को समझना यूपीएससी की परीक्षा के लिए कितना जरूरी है। जैसा कि हमने 2013 के प्रश्न के साथ देखा, एनसीईआरटी की हर एक पंक्ति में एक संभावित प्रश्न छिपा हो सकता है। मतलब कला और संस्कृति सिर्फ तथ्य याद करने का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की कला है। एक विचार जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे, सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक पहेली है। जरा सोचिए, अगर कल कोई इसे समझने में कामयाब हो जाता है, तो इस महान सभ्यता के बारे में और कितने अनकहे रहस्य, कितनी अनसुनी कहानियां हमारे सामने खुल सकती हैं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक गहन विश्लेषण और तैयारी के लिए
हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.